तो करप्शन का ट्विन टावर तो ढह गया है, मलबे में तब्दील हो गया है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट काफी दिन तक रहेगा। दोनों टावर के खत्म होने के बाद आज पहली सुबह काफी लोग उस जगह पर मौजूद हैं जहां भ्रष्टाचार का टावर गिराया गया। अर्पिता। बिल्कुल नेहा, यहाँ पर देखिए सोसाइटी के लोग 60% ऐसे हैं जो अब आ चुके हैं सोसाइटी में अपने घर पर, लेकिन अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे पानी की दिक्कत, क्योंकि पानी की सप्लाई रोकी गई थी, बिजली की सप्लाई रोकी गई थी, उसके साथ ही साथ गैस पाइपलाइन भी रोक दी गई थी। यहाँ पर देखिए कुछ अधिकारी भी आए हैं, बताया जा रहा है आईजिल से जुड़े हुए ही है, जो यहाँ देख रहे हैं कि गैस पाइपलाइन को कब से चालू करना है, यहाँ आकर मुआयना किया जा रहा है। लेकिन आपको जरा जल्दी से ये दिखा देते हैं मलबा, ये मलबे का ढेर। हालांकि जो सबसे पास है यहाँ पर टावर में, उनके सामने चुनौती यही है कि जैसे हवा चलेगी तो धूल का एक गुब्बार सा उनके घर की तरफ आएगा। लेकिन यहाँ कोशिश यही है कि पानी का छिड़काव किया जाए सोसाइटी के बाहर। आसपास जो एरिया है, पहले वहां पर क्लीनिंग का काम चलता हुआ दिख रहा है, हम देख पा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप कहिए तो देखिए उधर जेसीबी मशीन वहां खड़ी हुई आपको नजर आ रही है। मलबा हटाने का काम आपसे बताया जा रहा है थोड़ी देर में शुरू होगा। लेकिन चुनौती यहाँ पर यह है कितने बड़े बड़े आपको ये जो पूरी इमारत का हिस्सा, एक तरीके से आप कह लीजिए, टूटा हुआ गिर रहा है, सरिया ये आपको लगे हुए दिख रहे हैं। इनको अभी काट कर, इनको तोड़कर ट्रकों में भर कर ले जाने का काम चलने वाला है, जिसमें जाहिर तौर पर समय लग सकता है। 3 महीने का जो वक्त कहा जा रहा है, संभावना तो यही है कि इससे ज्यादा का वक्त लग सकता है। वहीं आपको जरा एक तस्वीर दिखा दे नेहा, ये जो आप देख रहे हैं, ये इमारत पे लगाए गए थे। ये दरअसल इसलिए लगाए गए ताकि जो है दबाव जो बने, जो मलबा निकले, उसे रोका जा सके। यहाँ पर आपको जरा स्थिति भी दिखा देते हैं, आइए प्रदीप। ये देखिए, ये किसने प्रोटेक्ट किया है, लेकिन कुछ मलबे, कुछ कण जो है आप कह लीजिए, यही सब जो आपको पत्थर के हिस्से दिखेंगे, यही छिटक कर इमारतों में जा सकते थे। ये देखिए, ये जो आपको ये कपड़ा दिख रहा है, इसको दरअसल लगाया गया था, इसलिए बहुत ही मोटा ये कपड़ा है, इसलिए लगाया गया ताकि प्रोटेक्ट कर पाए। जो मलबा निकले तो वो उछल कर या गिर के कहीं किसी टावर पे ना जाए, दबाव बहुत होगा हवा का, उससे बचाने के लिए। और आप देखिए, ये पत्थर के ऐसे ऐसे टुकड़े जो हैं, ये देखिए, ये पत्थर के ऐसे ऐसे टुकड़े, इनको इसने रोका है, अभी भी इस पे लगे हुए हैं, जैसा कि मैं आपको तस्वीरों में दिखा रही हूँ। तो इस तरीके के टुकड़ों को यहाँ रोकने की कोशिश हुई इनको लगाने के बाद। अब जो स्थानीय लोग हैं वो भी बात कर रहे हैं, वो भी अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, वो भी, हम उनसे भी कोशिश करते हैं कि बात कर पाए। आइए जल्दी से जरा, लेकिन आपको ये हम एक बार ढेर दिखा देते हैं और बगल की इमारत दिखा देते हैं। जो व्हाइट चादर लगाए गए थे, इनको ढका गया था, इनको आप देखिए, इनको कोई बहुत नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ ये कंटेनर बनाए गए थे, और कंटेनर इसलिए क्योंकि इस ट्विन टावर और इसके बगल में बहुत कम स्पेस था, और इस कंटेनर को इसलिए बनाया गया कि जब धमाका होगा तो कहीं इमारत पर दबाव की वजह से कोई क्रैक नहीं आए, तो ये कंटेनर उसके बगल में रिम्स रखे गए ताकि वो उसको झेल पाए और वो दबाव की वजह से इमारत को कोई नुकसान ना पहुंचे। आइए जरा जल्दी से कोशिश करते हैं, कुछ लोग हैं उनसे बात करने की, स्थानीय लोग हैं, वो किस तरीके की चुनौतियों को फेस कर रहे हैं, उनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं। सुशांत भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, कुछ लेडीज हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आप शिफ्ट हो गई थी यहाँ? हाँ जी। किस तरीके घर कोई डैमेज हुआ आपका? नहीं, घर कोई डैमेज नहीं हुआ है। कोई नुकसान नहीं? नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, पानी की सप्लाई और ये सब जो बोला जा रहा था, सब सप्लाई शुरू हो गई? हाँ जी, नॉर्मल सप्लाई आ रहा है, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, ऑल हैव रिज्यूम्ड। गैस वगैरह? गैस भी बिल्कुल ठीक है, सब शुरू हो चुका है। एक डर आपके मन में था जब आप इमारत टूटते हुए देख रही थी कि घर पहुंचेंगे तो पता नहीं कितना डैमेज हो, क्या हो? हाँ, एंग्जाइटी तो थी। हमारा टावर फिर भी थोड़ा सेफ था, ब्लूस्टोन 2 उस साइड में है, पर इन टावर्स के लिए तो बहुत डर था कि कुछ डैमेज ना हो जाए। सब लोगों ने घर, सबकी उम्मीदें होती हैं, तो कुछ ठीक है। सुशांत भी हमारे साथ मौजूद है, वहाँ सुशांत का रुख भी कर ले। तो सुशांत, आप जहाँ पर मौजूद है वहां से क्या हलचल देख पा रहे हैं? देखिए अर्पिता, मैं एटीएस टावर के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो ट्विन टावर था महज अगर कहा जाए तो चंद फीटों की दूरी पर था। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये पूरा स्ट्रक्चर है जहाँ पर ट्विन टावर खड़ा था, जो पूरी तरीके से जमींदोज हुआ। अगर बात की जाए, थोड़ा सा नुकसान जो है वो बाउंड्री वॉल को जो है वो हुआ है एटीएस का। आप देख सकते हैं 15 से 20 फीट के आसपास का नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है, और लगातार नोएडा अथॉरिटी की तरफ से इस पूरी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का और तमाम सफाई का काम जो है वो यहाँ पर चलता हुआ आपको नजर आएगा। सुपर सकर मशीन जो है वो यहाँ पर लगाई गई है ताकि जो धूल है उसको जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाया जाए। इसके अलावा कई तरीके के डैमेजेस जो बात चल रही थी कि एटीएस के अंदर हुए हैं, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर ने भी बताया था कि कुछ डैमेजेस जो है वो हुए हैं, शीशे टूटे। आप ये देखिए कि ये यहाँ पर
इस तरीके से घरों के जो शीशे हैं वो यहाँ पर डैमेज जो है वो यहाँ पर हुए हैं, और भी कई तरीके की स्थितियां जो है यहाँ पर आप देखेंगे हर तरफ जहाँ पर शीशे लगे हुए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक से कहूंगा कि वो दिखाएं कि देखिए सुशांत लौटेंगे आपके पास क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अर्पिता भी वहीं पर मौजूद है, उनसे भी अपडेट लेंगे। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े विवादों के टावर ध्वस्त कर दिए गए। कल दोपहर 2:30 बजते ही बारूदों से धमाका हुआ और पल भर में देश के सबसे ऊंचे टावर मलबे में तब्दील हो गए। इस ऐतिहासिक दृश्य को आज तक ने अपने हाईटेक कैमरों से कैद किया। आपको दिखाते हैं जब ट्विन टावर ढाए गए तो वहां कैसा धुएं का गुबार था, कैसा मलबे का अंबार बन गया था। बेईमानी की बुनियाद पर खड़े आसमान को नापने वाले भ्रष्टाचार के टावर ढह गए। 103 मीटर और 94 मीटर की इन इमारतों का ढहना है उस सोच का जो अनैतिक है। इन इमारतों का जमींदोज होना है उस निरंकुशता का जो नियमों को ताक पर रखकर गाहे बगाहे खड़ी हो जाती है। करोड़ों रुपए लगाकर जो इमारतें बनाई गई, करोड़ों रुपए लगाकर वही इमारतें ढहाई गई। ये अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जिसे आज तक के हाईटेक कैमरों ने कैप्चर किया है। आज तक के कैमरे पर देखिए हर एंगल से किस तरह से सुपरटेक का ट्विन टावर ढहाया गया। स्लो मोशन में देखिए टावर को ढहाने के लिए मुकम्मल इंतजाम थे और ढहते हुए टावर को दिखाने के लिए आज तक ने भी मुकम्मल इंतजाम किए थे। बता दें बिल्कुल सामने की तरफ आगे की तरफ गिरी है और मलबा जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं बिल्कुल आगे की तरफ यूं गिरा हुआ है। अगल बगल की इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन ये जो दोनों ही 800 करोड़ की इमारतें थी वो जमींदोज हो चुकी हैं। डर और दहशत का आलम जो चारों तरफ फैला हुआ था, लोगों के जहन में था। जिस फ्लोर पर हमारी मौजूदगी है यहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, अपने अपने मोबाइल कैमरे में तस्वीरों को कैद कर रहे थे। उनके भी मन में ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा वाइब्रेशन यहाँ पर भी महसूस किया जाए। वो महसूस किया हमने, यहाँ पर खड़े होकर भी महसूस किया हमने, वो डर का आलम भी महसूस किया हमने। हजारों की तादाद में नीचे जो ग्रीन एरिया है
पूरा का पूरा ग्रीन बेल्ट है, उसमें लोग अपने अपने मोबाइल कैमरे के साथ थे, वो इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैप्चर कर लेना चाहते थे। और जैसे ही ये इमारत जमींदोज होती है, धराशायी होती है, गिरती है, जोरदार तालियां बजती हैं। इन तालियों के मतलब मायने क्या निकाले जाए? क्या आम आदमी ये उम्मीद कर रहा है कि इन दोनों इमारतों के जमींदोज होने के बाद हिंदुस्तान में अब दोबारा ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी? 2:31 का समय था जब ट्विन टावर में धमाका हुआ। स्पेशल कैमरे से इसे बार बार देखते नजर नहीं हटा पाएंगे। ट्विन टावर ढह गया। उम्मीद कीजिए कि ये तस्वीरें सबक सिखाएंगी और भविष्य में भ्रष्टाचार की ऐसी कोई भी इमारत सर नहीं उठाएगी। चित्रा त्रिपाठी, राम किंकर, आशुतोष मिश्रा, हिमांशु मिश्रा और अर्पिता आर्या के साथ आज तक ब्यूरो। और 11 में सीधे आपको ले चलेंगे दिल्ली विधानसभा, जहां इस वक्त अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। के दोस्तों ने कर्जे लेने के बाद इनकी दोस्तों की नीयत खराब हो गई। उन्होंने सोचा कुछ भी कर करा के अब ये कर्जे रफा दफा कराओ ताकि देने ना पड़े। ऐसा नहीं कि इनके पास पैसे नहीं है देने को, कर्जा वापस करने के लिए इनके पास पैसे हैं, इनके पास संपत्ति है, अभी भी अरबपति खरबपति हैं ये सारे। लेकिन इनकी नीयत खराब हो गई। इन्होंने जाके इनको बोला, सारे अरबपति दोस्तों ने इनके, कि हमारे बैंकों के कर्जे माफ करा दो। और इन्होंने एक एक करके बैंकों के कर्जे माफ कराने, इनके सबके दोस्तों के बैंकों के कर्जे माफ कर दिए इन्होंने। ये मैं नहीं कह रहा, अभी थोड़े दिन पहले जब संसद का सत्र खत्म हुआ, संसद के अंदर केंद्र सरकार ने खुद ये बयान दिया है कि पिछले 5 साल में हमने अरबपतियों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ करे हैं। 10 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे। किसी के 7,000 करोड़ माफ कर दिए, किसी के 10,000 करोड़ माफ कर दिए, किसी के 15,000 करोड़ माफ कर दिए। किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक किसान ने बेचारे ने 50,000 रुपए का कर्जा ले रखा है, उसकी जमीन कुर्की कर देते हैं ये, उसका कर्जा माफ नहीं करते। एक बेचारा स्टूडेंट पैसे लेके कर्जे लेके अपनी डिग्री करता, उसके कर्जे माफ नहीं करते, उसके पिताजी की जमीन कुर्की कर देते हैं। एक बेचारा किसी ने मिडिल क्लास का आदमी है, उसने एक गाड़ी खरीद ली कर्जा लेके, अगर वो एक इंस्टॉलमेंट नहीं देता ये गाड़ी जब्त करने आ जाते हैं। अगर एक मिडिल क्लास वाले ने घर खरीद लिया, लोन लेके, अगर वो एक इंस्टॉलमेंट नहीं देता उसका घर जब्त कर लेते हैं। उनको नहीं छोड़ते, बेचारे मिडिल क्लास वाले को नहीं छोड़ते, स्टूडेंट को नहीं छोड़ते, किसान को नहीं छोड़ते। इन्होंने अपने दोस्तों के अरबपति खरबपति दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए। क्या होता है, इनके यहां कोई एक दोस्त आया, बोला जी मेरे 5,000 करोड़ रुपए माफ कर दो। ये मंत्री को बुलाते हैं, हाँ भाई दही पे टैक्स लगा दे। फिर दही पे जितना टैक्स आता है उससे एक दोस्त के कर्जे माफ। फिर दूसरा दोस्त आता है, मेरे जी 10,000 करोड़ रुपए माफ कर दो। फिर कहते हैं हाँ भाई छाछ पे टैक्स लगा दे। फिर वो छाछ से जितना पैसा आता है उससे दूसरे दोस्त के कर्जे माफ। ये ठीक है क्या? ये तो बिल्कुल गलत है। आज अगर ये लोग अपने दोस्तों के कर्जे जितने माफ करें वो रिकवर कर लें, इस देश से महंगाई दूर हो सकती है। एक अंग्रेज थे, अंग्रेज हमारे देश से, आपने पिक्चरें देखी होगी, वो कौन सी वाली थी, लगान, और भी इस तरह की कई पिक्चरें आई जिसमें मार मार के, कोड़े मार मार के लगान ले रहे हैं लोगों से। वो लगान लेते थे, अत्याचार करते थे, और वो लगान लेके टैक्स लेके हमारे देश पे खर्च नहीं करते थे, वो सारा पैसा इंग्लैंड ले जाते थे। और अब उनके बाद ये अंग्रेज आए हैं, ये भी खूब खून चूस रहे हैं जनता का, खूब टैक्स ले रहे हैं, हर चीज पे टैक्स ले रहे हैं। वो टैक्स आपके ऊपर खर्च नहीं कर रहे, आपके स्कूल नहीं बना रहे, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए अस्पताल नहीं बना रहे, आपके लिए बिजली नहीं कर रहे, आपके लिए सड़कें नहीं बना रहे। आपसे टैक्स ले लेके ये सारा पैसा अपने अरबपति दोस्तों के जेब में डाल रहे हैं। इसलिए महंगाई हो रही है कि मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या हम ये बर्दाश्त करते रहेंगे? पेट्रोल और डीजल क्यों महंगा हो रहा है? कभी सोचा हमने? रोज पूरी दुनिया में हम देखते हैं, पूरी दुनिया में तेल के दाम गिरते हैं और हमारे देश में दाम बढ़ते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पूरी दुनिया में कितने ऐसे देश हैं जहां पे भारत से कहीं ज्यादा सस्ता पेट्रोल डीजल मिल रहा है, हमारे यहां महंगा क्यों मिल रहा है?
पेट्रोल और डीजल पे अनाप शनाप टैक्स लगा रखा है इन लोगों ने, इतना टैक्स लगा रखा है। ये पैसा कहां जाता है? ये पैसा जाता है ऑपरेशन लोटस पे। ये क्या है ऑपरेशन लोटस? ऑपरेशन लोटस है अलग अलग राज्यों के अंदर ये लोग एमएलएज को डरा के, एमएलएज को खरीद के, और उससे ये लोग सरकारें गिराते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। खूब पैसा देते हैं। दिल्ली के अंदर तो हम बर्दाश्त कर चुके हैं, दिल्ली के अंदर तो हम खुद भुक्तभोगी हैं। अभी पिछले दिनों इन्होंने हमारे एमएलएज को 20-20 करोड़ रुपए के अंदर हमारे एमएलएज को इन्होंने खरीदने की कोशिश की। कम से कम 12 एमएलएज ने आके मेरे को बताया कि 20-20 करोड़ रुपए कह रहे हैं, 20-20 करोड़ रुपए ले लो और आम आदमी छोड़ दो और बीजेपी में आ जाओ। और इनका टारगेट था 40 एमएलएज लेने का। 800 करोड़ रुपए इन्होंने रख रखे थे दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। ये ऑपरेशन लोटस है। लेकिन दिल्ली के ये सारे एमएलएज ईमानदार हैं, इनको पैसे का लालच नहीं है, इसलिए कोई नहीं बिका। दिल्ली में इनका ऑपरेशन लोटस इनका फेल हो गया। लेकिन इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी, इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, इन्होंने कर्नाटक की सरकार गिरा दी, इन्होंने मेघालय की सरकार गिरा दी, इन्होंने गोवा की सरकार गिरा दी, मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश की, बिहार की, असम की सरकार गिरा दी, और वे कुछ दिन में झारखंड की सरकार गिराने वाले हैं। कैसे गिराई ये सरकारें? हमने सुना है कि कई जगहों पे तो इन्होंने 50-50 करोड़ रुपए दिए हैं एक एक एमएलए को, पर दिल्ली में ये 20-20 करोड़ दे रहे थे। 20 करोड़ ही मान लेते हैं, चलो एक एमएलए को इन्होंने 20-20 करोड़ में खरीदा, तो 277 एमएलए खरीदे हैं इन्होंने अभी तक पिछले 5-7 साल में। 277 एमएलए दूसरी पार्टियों के, 277 एमएलए 20-20 करोड़ रुपए के हिसाब से 5,540 करोड़ रुपए हो गए। और 800 करोड़ रुपए दिल्ली के, तो 6300 करोड़ रुपए, 6300 करोड़ रुपए इन्होंने ऑपरेशन लोटस पे सरकारें गिराने में, एमएलए खरीदने में खर्च किए हैं। इसलिए आपका पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है। अगली बार जब आपका पेट्रोल और डीजल महंगा हो, समझ जाना किसी देश के अंदर किसी राज्य की सरकार गिरने वाली है। अगर कहीं किसी राज्य की सरकार गिरे तो समझ लेना कि पेट्रोल और डीजल का जो आपका दाम दे के आते हो, भरवाने जाते हो लाइनों में खड़े होकर पैसे, वो सारा पैसा वो एमएलए खरीदने में गया। जहां भी सरकार, अब झारखंड की सरकार गिरेगी, देख लेना आने वाले अगले 15-20 दिन के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम ना बढ़ जाए तो। और वो दाम बढ़ेंगे किस लिए? झारखंड के एमएलए खरीदने के लिए, दिल्ली के एमएलए खरीदने के लिए। ये सीधा सीधा लिंक है जो आज लोगों को समझ में आने लगा है। आजादी के 75 साल में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई सरकार है तो मौजूदा सरकार है केंद्र के अंदर। इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार आज तक कभी नहीं आई। जिस तरह से ये लोग 10 लाख करोड़ रुपए इनके दोस्त खा गए, 6300 करोड़ रुपए से इन्होंने एमएलए खरीदे, और लाल किले पे खड़े होकर कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। अरे बेवकूफ बना रहे हो इस देश के लोगों को। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। अरे कौन मानेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ? पूरे सरेआम बाजार के ऊपर, बाजार में तुम एमएलए खरीदते फिर रहे हो और कह रहे हो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। गरीबों की जेब से हाय लगेगी तुमको। एक गरीब के बच्चे का दूध काट के तुम अपने एमएलए खरीदते हो। एक गरीब के बच्चे की रोटी काट के उसकी गेहूं के ऊपर, उसके आटे के ऊपर टैक्स लगा दिया, उससे तुम अपने अरबपति दोस्तों के खजाने भरते हो। हाय लगेगी तुम्हें गरीबों की। अगर आज ये एमएलए खरीदना बंद कर दें, आज ये अरबपति दोस्तों के कर्ज करना माफ कर दें, मैं दावे के साथ कहता हूं देश से महंगाई खत्म ना हो जाए तो देश से तुरंत महंगाई खत्म हो जाएगी। अभी हम देख रहे थे इन्होंने नौटंकी करी पिछले 15-20 दिन में। शराब में पैसा खा लिया, शराब में पैसा खा लिया, शराब में पैसा खा लिया। हम 10 बार पूछ लिए भाई रेड मारी थी, रेड में क्या निकला? ढीला नहीं निकला, रेड में कुछ नहीं निकला इनका। अब आज से ऊपर से ऑर्डर आया भाई अब शराब पे बात नहीं करनी। अब कह रहे हैं नए क्लासरूम क्यों बनाए, टॉयलेट क्यों बनाए। मैं देख रहा था, कहते जी इन्होंने टॉयलेट ज्यादा बना दिए। हाँ जी बना दिए। हमारी बच्चियां जो हैं उनको अगर टॉयलेट जाना हो, अगर हमने ज्यादा टॉयलेट बना दिए, क्या गलत करा? तुम लोगों ने अपने स्कूल पूरे जहां जहां इनकी सरकारें, इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है सरकारी स्कूलों का। हमने अच्छे स्कूल बना दिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, क्या गलत करा? कह रहे स्कूल ज्यादा बना दिए।
तो अब शराब बंद, अब शराब खत्म, शराब का जो केस था खत्म, सीबीआई की जांच खत्म, गिरफ्तार तो अभी भी करेंगे ये, क्योंकि इज्जत की बात है, दिखाना तो पड़ेगा, वे गिरफ्तार तो करेंगे, लेकिन केस में कुछ नहीं बचा, केस में कुछ नहीं निकला, जीरो, सब जीरो निकला, कुछ नहीं निकला। अब ये इनका नया शगुफा शुरू हो गया। आज ही जो विश्वास मत हम लेके आए हैं, मेरे को कुछ लोग पूछ रहे थे विश्वास मत की क्या जरूरत है। जी जरूरत है, ये दिखाने के लिए कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक एमएलए, एक एक मंत्री कट्टर ईमानदार है। ये दिखाने के लिए कि मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया, गोवा में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया, कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, लेकिन दिल्ली में आके टाइटा फिस हो गया। इन्होंने पूरी कोशिश करी 20-20 करोड़ रुपए के अंदर हमारे एमएलए खरीदने की। कॉन्फिडेंस मोशन से हम ये साबित करेंगे दिल्ली की जनता को कि एक भी एमएलए नहीं बिका, कोई नहीं बिका, एक भी नहीं बिका। एक भी खरीद के दिखा दो, हम मान जाएंगे। आज मैं चैलेंज करता हूं इस सदन के, एक भी खरीद के दिखा दो तो हम मान जाएंगे। तो इसलिए ये कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं। अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करता है। और साल की मासूम जिसकी जान सिर्फ इसलिए चली जाती है क्योंकि एक सरफरा उससे प्यार कर बैठता है। खबर ये दुमका की है, जहां उस लड़की ने 5 दिन जिंदगी से जंग लड़ी और उसके बाद उसने अपना दम तोड़ दिया है। आपको बता दें, वो युवक जो लगातार उसे परेशान कर रहा था, किसी तरह उसका मोबाइल नंबर निकालकर उसको फोन करके मिलने और फोन पर बात करने के लिए दबाव बना रहा था। अब इसको लेकर विरोध भी जारी हो चुका है, विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि कई हिंदू संगठन अब सड़कों पर उतरकर ये कह रहे हैं, क्योंकि 2 समुदाय से जुड़ा मामला है। हिंदू संगठन का सीधे तौर पर कहना है कि लव जिहाद की वजह से दरअसल इस लड़की की मौत हुई है और इसको न्याय, इसको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। एक सन की आशिक की हैवानियत, एक तरफा प्यार की सबसे विभत्स घटना, इनकार पर लड़की पर पेट्रोल डाला, पेट्रोल डालकर लड़की को आग लगा दी। इंसानियत शर्मसार, सुलग रहा है झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची से कोई 250 किलोमीटर दूर दुमका की ये वारदात आपको दहला देगी। 12वीं क्लास की एक छात्रा के साथ उस शहर में हैवानियत हुई जिसको झारखंड की दूसरी राजधानी कहा जाता है। एक तरफा प्यार में कोई किस हद तक गिर सकता है, ये उसकी बानगी है। झारखंड में खुली लव जिहाद की ये फाइल डरावनी है, सोचने पर मजबूर करती है। लड़की को जिंदा जलाने वाले आरोपी की शर्मनाक हंसी आपको दिखाएं, उससे पहले ये पूरी घटना जान लीजिए। दुमका के जरूवाडीह मोहल्ले की अंकिता सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। झारखंड की इस बेटी ने पूरे 5 दिन तक पूरी हिम्मत के साथ मौत से जंग लड़ी, लेकिन रांची के रिम्स में आखिर वो जिंदगी की जंग हार गई। दुमका की बेटी अंकिता अपने अंतिम सफर पर निकल चुकी है। लोगों की आंखें नम हैं, क्योंकि इस बेटी को इतनी नन्ही उम्र में इस सफर पर नहीं निकलना था। और ये दुमका में अंकिता का टूटा फूटा घर है, जहां पर वो विभत्स और खौफनाक हमले का शिकार हुई। 23 अगस्त की अलसुबह उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। शाहरुख नाम के इस सन की आशिक ने इस वारदात को अंजाम दिया। 12वीं की छात्रा अंकिता स्कूल के रास्ते में शाहरुख से मिली थी। जान पहचान को ये सन की आशिक गलत समझ बैठा। एक तरफा प्यार में उसने अंकिता को प्रपोज किया और इनकार करने पर 23 अगस्त को सुबह 4 बजे
अंकिता के घर पेट्रोल की बोतल लेकर जा धमका। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। शाहरुख ने अंकिता पर खिड़की के जरिए पेट्रोल छिड़का और तीली डालकर आग लगा दी। आग की लपटों में घिरी अंकिता को देखकर चीख पुकार मच गई और तब तक शाहरुख अपने साथी के साथ फरार हो गया। सुनिए अंकिता की जुबानी वो खौफनाक वारदात। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और उसने 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छुटुआ था। हम खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना वहाँ पे ज्यादा मुस्लिम है वो उधर। नाम क्या उनका? शाहरुख। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको वही सजाए हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। अंकिता के घर के हालात बता रहे हैं कि कैसे उसके साथ हैवानियत हुई। बिस्तर अब तक जला हुआ है। इसी खिड़की से शाहरुख ने पेट्रोल छिड़का था। सबूत चीख चीख कर हैवानियत की गवाही दे रहे हैं। अंकिता की मां की मौत हो चुकी थी। घर में बुजुर्ग दादा दादी और छोटी बहन है। अंकिता परिवार का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन एक सन की आशिक ने सपनों को धूल में मिला दिया और उसको दर्दनाक मौत दे दी। अंकिता की बुजुर्ग दादी सदमे में हैं। उम्र दराज दादा की आंखों में आंसू हैं। इन बुजुर्गों की जुबानी सुनिए वो किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। उसी दिन रात में थ्रेटनिंग दिया था कि तुमको जान मार देंगे। ठीक 4 बजे भोर में उसको जान देंगे। थ्रेटनिंग दिया? हाँ थ्रेटनिंग दिया था। क्यों थ्रेटनिंग दिया? वही कि हमसे मोबाइल से बात करो। को अपना दोस्त से लिया वो मोबाइल का नंबर उसका और उस फोन किया। यही कहा कि नहीं बात नहीं करेंगे, तुम मियाँ है, तुमसे मियाँ से क्या बात करेंगे। गाड़ी ये भी गाड़ी बक्का। अभी पुलिस को कंप्लेन की? नहीं वही दिन की बातें है, कोई हम जानते हैं। सवेरे होगा करेगा पुलिस। 9 बजे रात में किया था बात, अथी हुआ है तो रात में कहाँ जाती, कहीं वर्षा हो रहा था, नहीं गई। कहीं बिहाने पुलिस को खबर करेंगे। बिहाने 4:30 बजे कांदे हो गया, जला दिया। हाँ 4 बजे सुबह में। हम भी उसको देखेंगे सजा, जल्दी फांसी दीजिए। अब हम नहीं देख सकेंगे, लम्बा दूर नहीं ले जा सकेंगे। हम बूढ़ी आदमी हो गए हैं, 60 वर्ष हमको उम्र है। हम कखनी मर जाएंगे कोई ठिकाना नहीं। घर में कोई नहीं करने वाला, तब हमको शांति मिलेगा आत्मा में। अब जरा इस शख्स को देखिए, इसका नाम शाहरुख है। यही अंकिता पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोपी है। पुलिस की हिरासत में है, जेल भेजा जा चुका है, लेकिन इसके चेहरे पर शर्मनाक हंसी है। ऐसा लगता है इसको अपनी उस हैवानियत को लेकर कोई शर्मिंदगी नहीं है। ऐसा लगता है उसने सोच समझकर ही इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के सामने अब चुनौती शाहरुख को इस दरिंदगी की सजा दिलाना है, वो भी जल्दी से जल्दी। पुलिस भरोसा जता रही है कि चंद दिनों में चार्जशीट हो जाएगी। कोर्ट से भी गुजारिश की गई है कि फास्ट ट्रैक तरीके से मामले की सुनवाई हो। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये दुखद घटना है। और जब 23 तारीख को जब घटना हुई थी, उसी दिन जो शाहरुख नाम का व्यक्ति है जो अक्यूज्ड है, वो गिरफ्तार किया गया था और उसको जेल भेज दिया गया। इस संबंध में जितना ठोस साक्ष्य है हम लोग को मिला है, एक तो डाइंग डिक्लेरेशन में भी लड़की जो है कि उन्होंने बताया है, और साथ साथ जितने एविडेंस है उसको कलेक्शन करके हमारा मकसद रहेगा कि इसको कैपिटल पनिशमेंट जैसे फांसी के सजा इसको दिलाने का हमारा मकसद रहेगा। झारखंड में अंकिता मामले को लेकर विरोध की आग भड़क गई है। चारों तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार भी मामले को लेकर गंभीर है। सरकार ने दावा किया है कि आरोपी को सजा दिलाई जाएगी। ये विवश हत्या हुई है, सरकार गंभीर है और जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। उसको स्पिरिट ट्रायल करके हमने आज भी 2 बार डीसी से बात किया। डीसी साहब को कहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। झारखंड की बेटी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है, लेकिन पीछे छोड़ गई है सवाल कि क्या उसको इंसाफ मिलेगा। दुमका से मृत्युंजय पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।
और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि घर वाले अगर पराया समझें तो घर छोड़ देना चाहिए। बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि घर वालों ने घर छोड़ने पर मजबूर किया है। किस डिस्ट्रिक्ट से हैं ये मालूम नहीं, पहले तो अपना वो डीएनए चेक कराएं, वो कहाँ के हैं, किस पार्टी के हैं। वो तो फ्रीलांसर थे कुछ साल पहले, 96-97-98 गवर्नमेंट में वो किस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे एज मुलाजम में, हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, किसकी मुलाजम थे वो, तो उनका डीएनए चेक करें कि किस किस पार्टी में उनका डीएनए रहा। जो हाउस में बैठकर बीजेपी को स्लिपें भेजता था और एज लीडर अपोजिशन में पहली स्लिप से देखता था, उनकी स्लिपें उसको आती थी, इनकी स्लिपें उसको जाती थी। दिन में तकरीबन 100 स्लिपों का उनके बीच में एक्सचेंज होता था। वो हमारा डीएनए चेंज करे। सबसे ज्यादा अफसोस तो यही है कि आउटसाइडर जिनको कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है, जो चापलूसी करके या ट्वीट करने के लिए उनको पद मिले हैं, वो आरोप लगाएं तो हमें बहुत अरे सुनो, बोलने दीजिए भैया, आप भी तो कर सकते हो ये चीजें, तो सबके लिए बोलिए सर। तो वो हम पर आरोप लगाएं सामने कैमरास है, हाँ। और सब कोई दूसरा कांग्रेसी जिसने हमारे साथ काम किया है तो इसलिए, और मैं ये कह रहा था कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने मोदी साहब की एक स्पीच देखी, और अगर किसी को इतना अनपढ़ और जाहिल है कि उस स्पीच की कंटेंट्स पढ़े, जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। तो मनमुटाव हुआ, उसके बाद नाराजगी इतनी बढ़ी कि बात इस्तीफे तक आई है, और अब वो निशाने पर कांग्रेस पार्टी और उनके लिए गए फैसलों पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो लोग ट्वीट करते थे उनको पद पर अगर आप बैठा देते हैं तो ऐसे में समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस दिशा में आगे बढ़ रही है। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।